नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं मझगांव डॉक पे डिस्कस करने वाला हूँ। आज के वीडियो में कंपनी के मोनोपोली के बारे में बात करेंगे, इसके बिजनेस, इसके फाइनेंशियल सब कुछ डिटेल में जानेंगे। कंपनी इंडिया की बिगेस्ट वारशिप बिल्डर है और कंपनी का मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वारशिप एंड सबमरीन है और ये डायरेक्टली काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसको इंडियन नेवी यूज करती है और अदर जो कमर्शियल क्लाइंट है वो भी इसको यूज करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बात करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी को 2006 में मिनी रत्न स्टेटस मिला था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो शिपयार्ड है ये एक इंडिया का सिंगल शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन बनाता है इंडियन नेवी के लिए। तो आप इस कंपनी को एक तरह का मोनोपोली कह सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस देखें तो अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कंपनी जो है एक एक्सक्लूसिव डिफेंस सेक्टर में काम करती है। अगर आप डिफेंस की जानकारी रखते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि ये जो सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी नेवी के लिए। और सबमरीन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जिसको बनाने में सालों लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है इस सेक्टर में। तो इस वजह से इस सेक्टर में कंपनी का मोनोपोली बन गया है। तो चलिए अब कुछ दूसरे शिपयार्ड कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे हम लोग को मझगांव डॉक कंपनी के पोजीशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी इंडिया में मझगांव डॉक के अलावा दो कंपनी लिस्टेड है, पहला एबीजी शिपयार्ड और दूसरा भारत डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और यहाँ पे दोनों कंपनी जो है डेट की वजह से कोलैप्स हो चुकी है। और उसके साथ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये भी इस सेक्टर में काम करता है। और अभी रिलायंस नेवल भी अपने फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर से फाइट कर रहा है ताकि कंपनी कोलैप्स होने से बच जाए। और ये कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में आता है। और इसके साथ साथ दो और कंपनी है जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, जो शिपयार्ड बिजनेस में काम करती है। और वो कंपनी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, पहला कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको GRSE के नाम से भी जाना जाता है। मझगांव डॉक कंपनी जो है मोनोपोली में प्ले करती है। और अगर आप एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बाकी सब कंपनी से बहुत बेटर है और होना भी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करती है और इंडियन नेवी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। सो फ्रेंड्स, अब आइए शेयर का टेक्निकल रिव्यू भी कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो प्राइस है अभी 267 पे, अभी ये लास्ट फ्राइडे को जो था परसों के दिन ये क्लोजिंग दिया 260 रुपीज़ समथिंग प्राइस के आसपास में। तो देखिए इसका जो अभी एंट्री है, जो अभी एक जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो सबसे पहला सपोर्ट है अभी तो समझ लो आप 260 का एक सपोर्ट है, ठीक है। हालांकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है और अभी स्टॉक में वीकनेस देखने को मुझे मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी और ये आने वाले कुछ समय में, कुछ टाइम में, कुछ दिनों में अभी ये और नीचे की ओर जा सकता है 260 के नीचे। तो अगर 260 को नीचे जाता है, ब्रेकडाउन देता है, तो इसके बाद ये जो आपको मिलेगा, जो सपोर्ट निकल के आता है, अगला जो सपोर्ट है 240 का, ये ठीक ठाक मजबूत सपोर्ट है। बट अगर ये भी ब्रेकडाउन देता है तो देन इसका जो सबसे मजबूत जो सपोर्ट है अभी तक का, तो वो है 220 का सपोर्ट है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि 220 तक आ पाएगा और 140 को ब्रेकडाउन देके 220 तक आ पाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा, अगर 240 के आसपास ये होल्ड करता है और इसे ब्रेकडाउन दे देता है तो आप जान लीजिए कि 220 तक ये जाने का पूरा चांस है। अब ऐसा नहीं है कि अगले कुछ दिन में चला जाएगा, टाइम ले सकता है, बट आप ये सपोर्ट का ध्यान बस रखिएगा, 240 का सपोर्ट, ठीक है। और 240 का सपोर्ट टूटता है तो 220 का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखिए अभी जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको एंट्री करनी है लंबी अवधि में या छोटी अवधि में, दोनों की बात कर रहा हूँ अभी मैं इस स्टॉक में, तो इस ग्राफ में मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि 260 से लेके 240 के बीच में यहाँ कहीं पे आप एंट्री करें, ठीक है। 260 से भी रिट्रेट हो सकता है, 240 से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि 260 का सपोर्ट टूटता है या नहीं। अगर टूटता है 260 का तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि 240 से रिट्रेट करेगा और अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकलेगा।
अगर ये 260 का सपोर्ट नहीं टूटता है, यहीं कहीं से रिट्रेट हो जाता है, तो फिर अपने लाइफ टाइम हाई के लिए 320 का ये आसपास में ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। 300 भी जा सकता है, 300 भी बहुत ज़्यादा चांस है कि 260 से रिट्रेट होके आपको 300 तक जाता हुआ देखने को मिल जाए इस दिसंबर के आसपास में। आप ये मान के चलो दिसंबर तक में, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर लंबी अवधि में एंट्री करना है तो फिर तो कोई बात नहीं, आराम से आप अपना पोजीशन को बाय करिएगा, इकट्ठे पैसे मत लगाइएगा, आराम से एक्यूमुलेट करिएगा। 260 पे आसपास में कुछ खरीदिएगा, फिर 200, अगर 260 का ये ब्रेकडाउन देता है तो 240 पे भी आप कुछ बाय करिएगा अपने शेयर को, और अपना एवरेज करते रहिएगा। और छोटी अवधि वालों के लिए, उनके लिए है कि कुछ पैसे आप 260 में लगा सकते हैं, और अगर 260 को ब्रेकडाउन देता है तो 240 में आप यहाँ पर फिर से बाय करके एवरेज करके एक ठीक ठाक प्रॉफिट, आपको डिसेंट प्रॉफिट जो भी आपके हिसाब से लगे 10-15-20% का आप प्रॉफिट बना के इस स्टॉक से निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिकट टिप में शेयर का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो सबसे पहले इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है, मींस अभी जो पर शेयर का प्राइस है वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है इस शेयर का प्राइस। वही अगर शेयर का रिटर्न का अगर बात करते हैं कि ये शेयर आपको एफडी से अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है लंबी अवधि में, और वही इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू भी ग्रीन शो कर रहा है, मीन्स अभी ओवरबॉट जोन में शेयर नहीं है। वही शेयर पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर देखते हैं तो आपका टोटल प्रमोटर होल्डिंग 84.83% है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड वालों ने कुछ खास नहीं खरीदा है, अदर ने भी कुछ नहीं खरीदा है, डोमेस्टिक वालों ने, एफआई ने भी कुछ खरीदारी नहीं कर रखी है, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर लोगों ने भी 13.87% का कुछ हल्का बहुत थोड़ी बहुत खरीदारी कर रखी है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की होती है वो है टोटल प्रमोटर होल्डिंग शेयर पैटर्न में। तो यहाँ पर 84.83% का टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, इसका मीन्स कि यहाँ पर सारा कुछ आपको सही देखने को मिल रहा है। कंपनी का इनिशियल रेशियो अगर देखते हैं तो सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं तो 5,404 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही इंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं तो माइनस में यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू दिख रहा है, जो कि 2,623 समथिंग करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि इंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पर अभी माइनस में है। वही पीई देखते हैं शेयर का तो 8.48 पीई रेशियो है, जो कि अपने सेक्टर पी से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और सेक्टर पी इसका लगभग मुझे जहाँ तक याद है 65 है सेक्टर पी इसका। तो अपने सेक्टर पी से काफ़ी नीचे की ओर ये पर शेयर ये कंपनी जो भी है ये भी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। वहीं पीवी देखते हैं तो 1.48 है, अब बुक वैल्यू देखें तो 181.51 रुपीज़ है। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो पर शेयर है आपको अपने बुक वैल्यू से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा ही आपको पैसे देना होगा। तो मीन्स मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी पर शेयर में यहाँ पर देने होंगे, ठीक ठाक वैल्यूएशन मुझे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखें तो 10 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा इस शेयर में, इस स्टॉक में। वही डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.7% है। वही कैश की बात करते हैं तो 8,027 समथिंग करोड़ का आपके पास कंपनी के पास कैश है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास। वहीं डेट देखते हैं तो 0 डेट है, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, और कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है, 8,027 समथिंग करोड़ का कैश है। तो यहाँ पे कंपनी कैश रिच देखने को साफ क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रही है, समझ में आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 84.83% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। ईपीएस देखें तो 31.59 रुपीज़ का आपका ईपीएस है, जो कि अच्छा है ईपीएस यहाँ पे देखने मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो माइनस में है। आरओई देखें तो 13.97% का आपका आरओई है, जो कि बहुत बेहतरीन तो नहीं बट फिर भी अच्छा इसे कंसीडर किया जा सकता है। आरओसी देखें तो ये भी 18.94% का आरओसी है, जो कि इसे भी एक अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 20.24% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो नेट सेल अगर देखें तो नेट सेल आपको यहाँ पर 2017 से 2021 में देखें तो 2017 से 18 में तो ठीक ठाक इंक्रीज हुआ, बट उसके बाद कुछ खास चेंज नहीं आया है, लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा तो इसे नहीं कहूँगा, बट फिर भी नेट सेल भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मेंटेन किया है कंपनी ने अपने नेट सेल को। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपके नेट सेल की तरह भी ये भी इंक्रीज हुआ है, और ठीक ठाक यहाँ पर अपने आप को मैनेज कर रहा है कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। वही अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम यहाँ पे कंपनी का 2017 से 2018 में तो कम हुआ, बट उसके बाद कंपनी ने अपने अदर इनकम को यहाँ पर
मैनेज करके रखी है कंपनी ने यहाँ पे। और वही फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 2017 से 18 में तो कम हुआ, बट उसके बाद कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को भी मैनेज करके रखी है, जैसा कि यहाँ पर नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अदर इनकम जिस तरह से मैनेज की है कंपनी ने, उसी तरह कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को भी मैनेज करके चल रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देखते हैं तो शेयर कैपिटल ने कंपनी 2017 से 2018 में कंपनी ने कम की अपने शेयर कैपिटल को, देन 19 में भी सेम रहा, 20 में फिर से कम की कंपनी ने और 21 में भी सेम रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक तरह से कम करी है, जो कि अच्छी बात है। शेयर कैपिटल भी एक तरह से कंपनी के ऊपर कर्ज की तरह ही देखा जाता है। टोटल रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे टोटल रिजर्व कंपनी यहाँ पर भी अपने को ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी इंक्रीज कर रही है, जो कि अच्छी बात है। बीच बीच में हल्का बहुत कुछ कम हुआ कंपनी का टोटल रिजर्व, लेकिन फिर कंपनी यहाँ पे फाइनली 2021 में इंक्रीज कर ली है, तो एक तरह से मैनेज ही कर रही है और काफ़ी अच्छे तरह से कंपनी अपने टोटल रिजर्व को भी मैनेज कर रही है। वहीं डेट की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है बैलेंस शीट में और कंपनी में देखने की के लिए। तो यहाँ पे कर्ज की बात करें तो 2017 से 2021 में अभी तक कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कर्ज कंपनी पे जीरो है, डेट फ्री कंपनी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात है जो यहाँ पे देखने मिल रहा है। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी का 2017 में तो माइनस में रहा, बट उसके बाद 2018 में प्लस में आ गया। 2019 में अच्छा खासा कंपनी का फिर से कम हो गया था ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और 2020 में तो माइनस में ही चला गया, बट 2021 में फिर से ये प्लस में आ गया। वही नेट कैश फ्लो देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो अगर ये देखें तो 2017 में तो कंपनी को माइनस में था नेट कैश फ्लो, बट 2018 में फिर से प्लस में रहा, 19 में फिर से इंक्रीज हुआ और प्लस में रहा, बट 2020 में माइनस में चला गया और 2021 में फिर से ये प्लस में आ गया। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर ले, देन आप डिसीजन ले। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।